हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो मैं चैप्टर 14 को एक्सप्लेन करने वाला हूं, जो कि डीबी क्लास 8 के लिए है। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ डज फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस से। ठीक है, इसके बाद हम लोग लास्ट टॉपिक तक इसको कवर कर देंगे। और ये जो है इसका सेकंड पार्ट है। जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। इसमें हम लोग को पढ़ना है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो ह्यूमन बीइंग में किस प्रकार से होता है, और उसका जो प्रोडक्ट होता है चाइल्ड कैसे बनता है, मतलब कि जाइगोट कैसे बनता है, एम्ब्रियो कैसे बनता है, और जो मेन बच्चा होता है चाइल्ड वो कैसे बनता है। तो इसी टॉपिक में हम लोग उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे बताया गया कि जो फर्टिलाइजेशन है वो इनिशियल पार्ट में होता है ओविडक्ट के। इनिशियल पार्ट यानी कि जो शुरुआती पार्ट होता है ओविडक्ट का, वहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है। इसमें क्या होता है कि जो स्पर्म होता है मेल का और जो ओवियम होता है फीमेल का, ओवियम यानी कि एग, दोनों का फ्यूज़न होता है, उसी को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जैसे कि आप लोग पहले ही जानते हैं फर्टिलाइजेशन किसको बोलते हैं, तो इन्हीं दोनों के फ्यूज़न को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो यही फीमेल बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, यही फीमेल बॉडी के अंदर होता है, इसी को हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन इसलिए क्योंकि ये जो फर्टिलाइजेशन है वो फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है। इसमें क्या होता है कि जो स्पर्म का जो न्यूक्लियस होता है और उसके साथ साथ जो एग का न्यूक्लियस होता है, दोनों का फ्यूज़न होता है। ठीक है, दोनों जब फ्यूज़ करते हैं तो वो सिंगल न्यूक्लियस बन जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर बात करें यहाँ पे इमेज में बताया गया है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे एक न्यूक्लियस है और ये दूसरा न्यूक्लियस है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं छोटा छोटा बना हुआ है इन दोनों के अंदर। तो ये जो दोनों न्यूक्लियस है वो दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे तो दो न्यूक्लियस आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इस वाली इमेज में दो न्यूक्लियस देख सकते हैं, लेकिन वो बाद में सिंगल न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो ये जो सिंगल न्यूक्लियस होता है ये दरअसल होता है जाइगोट के अंदर। ठीक है, जाइगोट क्या होता है, जब दोनों गैमेट्स का फ्यूज़न होता है तो उसके बाद वहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया कि जाइगोट जो होता है उसमें दोनों न्यूक्लियस होते हैं पेरेंट्स के। जैसे कि मेल का भी न्यूक्लियस होता है और फीमेल का भी न्यूक्लियस होता है, इसीलिए फादर और मदर दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स एक चाइल्ड में होता है। ठीक है, आगे हम लोग को पढ़ना है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को बताया गया कि जो जाइगोट होता है वो जब बन जाता है, मतलब कि दोनों के फ्यूज़न होने के बाद जाइगोट का जब फॉर्मेशन हो जाता है तो जल्दी से दो सेल्स में डिवाइड हो जाता है। और उसके बाद वो डिवीज़न चलते जाता है, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे टाइप से वो चलते जाता है कुछ दिनों तक। और उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे सेल्स का क्लस्टर बन जाता है, गुच्छा बन जाता है, मतलब कि वहाँ पे बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो वहीं बन जाता है। ठीक है, और वो बाद में उसके बाद जब ये पूरा क्लस्टर बन जाता है सेल का, बहुत सारे सेल्स जब आ जाते हैं तो उसके बाद वो यूटेरस में चला जाता है। ठीक है, यूटेरस आप लोग इमेज में देख लीजिएगा, डायग्राम जो इस पेज के पीछे दिया हुआ है वहाँ पे चला जाता है। यूटेरस का मतलब हो गया कि जो कोख होता है माँ का, उसमें चला जाता है। ठीक है, और यही जो क्लस्टर होता है बहुत सारे सेल्स होते हैं, उसको हम लोग इम्ब्रोयो बोलते हैं। ठीक है, तो इम्ब्रोयो तो आप लोग को क्लियर हो गया, इम्ब्रोयो आखिर बोलते किसके हैं। तो इसमें आगे बताया गया कि जो इम्ब्रोयो होता है वो यूटेरस में प्रेजेंट होता है, और उसके साथ साथ इम्ब्रोयो जो है वो डिवाइड होते रहता है, मिलियंस ऑफ सेल्स बन जाते हैं। ठीक है, नए नए मिलियंस ऑफ सेल्स बन जाते हैं, और एक ऐसा स्टेज आता है जब हम लोग सारे पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, जैसे कि कौन सा हेड का पार्ट है, कौन सा आई का पार्ट है, वो कौन सा हैंड है। तो ये सारे जो पार्ट्स को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिस स्टेज में, उस स्टेज को हम लोग बोलते हैं फोइटस। ठीक है, तो फोइटस याद रखिएगा वो स्टेज है जहाँ पे हम लोग सारे पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ठीक है, और फोइटस जब बर्न करता है, मतलब कि जब जन्म होता है बच्चे का, तो उसको हम लोग इनफैंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डायग्राम कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद है डू यू नो को देख लेते हैं। तो इसमें बताया गया है कि वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज ओनली वन ओवियम। जो एक स्पर्म होता है वो सिर्फ एक ओवियम को फर्टिलाइज कर सकता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दो ओव्यूम एक साथ, मतलब कि दो एग्स जो होती है वो एक साथ निकल जाती है। ठीक है, और वो दोनों जो है एक, वो दोनों के दोनों फर्टिलाइज हो जाते हैं। तो उस केस में नॉन आइडेंटिकल ट्विंग्स निकलते हैं, यानी कि जुड़े बच्चे निकलते हैं, लेकिन वो नॉन आइडेंटिकल होते हैं, यानी कि एक जैसे दिखने में नहीं होते हैं। लेकिन एक ऐसा केस होता है जब
जो एग होता है वो तो फर्टिलाइज हो जाता है, और उसके बाद वही जो एग है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर बात करें ये एक एग है, तो यही दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, छोटे छोटे, मतलब कि थोड़े छोटे में दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे एक ही एग से। तो उस केस में क्या होता है कि आइडेंटिकल ट्विंक्स का जन्म होता है, यानी कि जुड़वे बच्चे होते हैं जो कि एकदम सेम होते हैं दिखने में, ठीक है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है दोनों का न्यूक्लियस सेम ही होता है। क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ का एक न्यूक्लियस होगा, तो यही न्यूक्लियस जो है वो दोनों सेल्स में जाएंगे, ठीक है। ये एक छोटा सा निकलेगा और यहाँ पे भी निकलेगा, तो यहाँ का जो दोनों न्यूक्लियस होगा वो असलियत पे तो इसी का पार्ट है ना, तो इसीलिए यहाँ पे ऐसा होता है। अब आगे देखते हैं, हाउ डू हेन्स ले एग। अब जो मुर्गी होती है वो कैसे अंडा देती है, ठीक है, इसी को हम लोग को पढ़ना है। तो हेंस में क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और एक्सटर्नल डेवलपमेंट होता है, जैसा कि आप लोगों ने पीछे पढ़ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन जो होता है वो बॉडी के अंदर होता है, ठीक है, फीमेल बॉडी के अंदर होता है। लेकिन इसमें ह्यूमन बींग्स की तरह नहीं होता, क्योंकि इसमें जो ह्यूमन बींग्स में क्या होता था कि डेवलपमेंट जो है वो बॉडी के अंदर ही होता था, लेकिन हेंस में ऐसा नहीं होता। जो डेवलपमेंट होता है एम्ब्रॉयो का वो बॉडी के बाहर होता है, मतलब कि जाइगोट का डेवलपमेंट और एम्ब्रॉयो का भी वो बॉडी के बाहर होता है, ठीक है, हेंस के केस में। तो यहाँ पे आगे बताया गया है कि इसीलिए इसको हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल डेवलपमेंट में रखते हैं इस कैटेगरी में, ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जैसा कि ह्यूमंस में भी ऐसा ही होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद वो डिवाइड होने लगते हैं, जैसा कि ह्यूमंस में भी होता था। मैंने आपको पहले ही बताया कि जाइगोट जब बनते हैं तो उसके बाद वो सब डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं, तो इसमें भी वैसा ही होता है। जो जाइगोट बनता है उसके बाद वो सब डिवाइड होने लगते हैं और उसके बाद वो ओविडक्ट में चला जाता है, ठीक है, जो हेन का ओविडक्ट होता है वहाँ पे चला जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर्स बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जो एग होता है उसके आसपास प्रोटेक्टिव लेयर बनने शुरू हो जाते हैं। और एक सेल की बात करें, एक सेल आप लोग देख सकते हैं चैप्टर 1 में आप लोगों ने देखा होगा, एक्टिविटी 1 होगा मुझको लगता है, तो उसमें आप लोग देख सकते हैं एक सेल होगा, उसको आप लोग देख सकते हैं सबसे बाहर वाला जो आउटर कवरिंग होगा चैप्टर 1 में, एक्टिविटी 1 में, वहाँ पे देख लीजिएगा सबसे बाहर वाला जो आउटर कवरिंग है वहीं आपका एक सेल है, ठीक है। तो ये भी एक प्रोटेक्टिव लेयर है क्योंकि ये इसको बचाता है, ठीक है। आगे बताया गया है कि ये क्या होता है कि जो भी प्रोटेक्टिव लेयर होते हैं वो अंडे के ऊपर आने लगते हैं जब वो जो अंडा है वो बाहर निकलने वाला रहता है ओविडक्ट से, ठीक है। ओविडक्ट जो होता है उसमें ही अंडा रहता है, जब उससे बाहर निकलने वाला होता है तो उसके आसपास प्रोटेक्टिव लेयर्स है वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं, और जब अंडा निकलता है तो वो प्रोटेक्टिव लेयर्स उस पर देखेंगे कि बना हुआ रहता है, ठीक है। तो यही जो एक सेल होता है यानी कि प्रोटेक्टिव लेयर जो होता है सबसे बाहर वाला आउटर वाला, उसको बना हुआ होता है कैल्साइट से। कैल्साइट जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट को क्रिस्टलाइजेशन करके बनाया हुआ रहता है, ठीक है, क्रिस्टल फॉर्म में कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, ठीक है। तो उसके बाद बताया गया कि जो एम्ब्रॉयो है डेवलप हो जाता है कितने दिन के अंदर, 21 डेज के अंदर, जिसको हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बताया गया कि इसके बाद जो है वो चिक है वो पूरी तरह से डेवलप हो जाती है और उसके बाद वो हैच करके यानी कि वो बाहर निकल जाती है, अंडे को पेनिट्रेट करके बाहर निकलती है। लेकिन इंक्यूबेशन पीरियड में एक और चीज़ होता है कि उसको एक अप्रोप्रिएट टेम्परेचर देना पड़ता है, ठीक है। अप्रोप्रिएट टेम्परेचर देने का मतलब हुआ कि जो अंडा होता है उसके ऊपर आप लोगों ने देखा होगा कि जो हेंस होती है वो बैठी हुई होती है, क्या है, क्योंकि उसको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर मिल सके, क्योंकि अंडा जो है उसको अब चिक बन के बाहर निकलना होता है, तो वो उसको स्पेसिफिक टेम्परेचर देती है। और आजकल अब मॉडर्न में देख सकते हैं कि बहुत सारी मशीन्स का भी यूज़ किया जा रहा है जिसको हम लोग इनक्यूबेटर बोलते हैं, ठीक है, इनक्यूबेटर का हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद जो एग है वो ब्रेक हो जाता है, यानी कि जो चिक होती है वो बाहर निकल जाती है, और इसी प्रोसेस को हम लोग हैचिंग बोलते हैं। जो चिक एग से बाहर निकलती है उसी को हम लोग हैचिंग बोलते हैं। उसके बाद है विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स। विविपेरस और ओविपेरस एनिमल्स हम लोग को पढ़ना है कि कौन से ऑर्गेनिज्म एग देते हैं और कौन से डायरेक्ट बच्चा पैदा करते हैं, इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। यहाँ पे दिया हुआ है कि जो यंग वन होते हैं, इसमें हम लोग को पढ़ना है कि यंग वन से एडल्ट बनने के बीच में क्या क्या चेंजेस आती है। तो ये हम लोग को फ्रॉग के बारे में पढ़ना है बेसिकली, और उसके बाद हम लोग को डायरेक्ट डेवलपमेंट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के भी बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो भी एडल्ट होते हैं
वो जब एग से निकलते हैं या फिर बर्न करते हैं यानी कि जन्म लेते हैं, तो दोनों केसेस में वो लोग एडल्ट में ज़रूर ग्रो करते हैं, ठीक है। यंग वन से वो एडल्ट में सारे केसेस में ग्रो करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनिमल्स होते हैं, जिनका जो स्मॉल वर्जन होता है यानी कि जो यंग वन वाला वर्जन होता है, छोटा वर्जन जो होता है, वो एडल्ट वर्जन का सेम कॉपी होता है। मतलब कि उसके जैसा उनका अपेयरेंस होता है और हैबिट्स भी होता है। तो उसी को हम लोग डायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। एक बार और बताता हूँ, डायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है कि जो भी यंग वंस होते हैं यानी कि छोटे जो होते हैं बच्चे, तो वो दरअसल अपने एडल्ट के ही छोटे वर्जन होते हैं। यानी कि अगर बिल्ली की बात करें तो बिल्ली की जो बच्ची होगी वो छोटा होगी, लेकिन जो वही बिल्ली अगर ग्रो कर जाएगी तो वो बड़ा हो जाएगी। लेकिन दोनों केसेस में क्या होगा कि उसका जो अपेयरेंस होता है वो दोनों सेम रहता है, और उसके साथ साथ जो उसका बिहेवियर रहता है वो भी सेम रहता है। तो इसको ही हम लोग डायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। आगे हम लोग को इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है, तो इसको भी देख लेते हैं। इन सब एनिमल्स द यंग वंस इनिशियली आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम देयर एडल्ट। कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, कुछ एनिमल्स में क्या होता है कि जो यंग वन होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनका अपेयरेंस डिफरेंट होता है अपने एडल्ट वर्जन से, या फिर उनका जो हैबिट होता है वो भी डिफरेंट होता है अपने एडल्ट वर्जन से, ठीक है। इसके साथ साथ क्या होता है कि उसमें बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो छोटे ऑर्गेनिज्म में नहीं होते, यंग वन में नहीं होते हैं, लेकिन वही ऑर्गन्स एडल्ट में आ जाते हैं, जो कि आप लोग को इसी चैप्टर में थोड़ी देर बाद पढ़ना है, टैडपोल वाले में, फ्रॉग वाले में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि जो टैडपोल होता है उसका अपीयरेंस बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है अपने एडल्ट फ्रॉग से। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं टैडपोल को, यहाँ पे टैडपोल को देख सकते हैं और यहाँ पे फ्रॉग को देख सकते हैं, कितना ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में। तो ये बस साइज़ में डिफरेंस नहीं है, इसके साथ इनके हैबिट्स में भी डिफरेंसेस हैं, और इनके साथ इनके ऑर्गन्स में भी डिफरेंसेस है, जो आप लोग को आगे पढ़ना है। उसके बाद है कि जो कैटरपिलर होती है या फिर पोपा ऑफ सिल्क मोथ या फिर बटरफ्लाई, इसमें क्या होता है कि इनके जो पेरेंट्स होते हैं उनसे इनका अपेयरेंस सेम नहीं होता है। मतलब कि इसमें भी वही चीज़ें होती हैं, इनका जो भी स्मॉल वर्जन होता है, यंग वर्जन होता है, वो अपने एडल्ट वर्जन से सेम नहीं होता है। यानी कि सब लोग समझ सकते हैं कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में आता है, ठीक है। इसके साथ साथ क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जो कि एडल्ट फ्रॉग में होता है, लेकिन वो टैडपोल में प्रेजेंट नहीं होता है। और टैडपोल को हम लोग लार्वा स्टेज बोलते हैं फ्रॉग का, ठीक है। लार्वा स्टेज बोलते हैं फ्रॉग का। फॉर एग्जांपल जो टैडपोल होते हैं उनके पास गिल्स होती है, ठीक है। टैडपोल के पास गिल्स होती है, लेकिन जो फ्रॉग होता है उनके पास लंग्स होता है, ठीक है, जिससे वो लोग अपना रेस्पिरेशन करते हैं। तो यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस के बारे में बताया हुआ है। मेटामॉर्फोसिस एक ऐसा साइकिल है जिसमें क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर होता है और जो हैबिट्स होते हैं ऑर्गेनिज्म के, एनिमल्स के, वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। एक स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज होते रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे फ्रॉग का एग्जांपल दिया हुआ है, इससे हम लोग समझते हैं। यहाँ पे एक देख सकते हैं, यहाँ पे इनका शेप कैसा है, और उसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका शेप कैसा बन गया है, ठीक है। ये एम्ब्रोयो है, उसके बाद ये एम्ब्रोयो से बाहर निकलता है, टैडपोल बनता है। तो इसका शेप में डिफरेंस आया, और उसके साथ साथ आगे हैबिट्स में भी डिफरेंसेज आएंगे, ठीक है। यहाँ पे टैडपोल बन गया। यहाँ पे क्या होता है कि जो पीछे वाला लेग होता है वो यहाँ पे निकलना शुरू हो जाता है, और उसके बाद इसका आगे वाला लेग निकलता है। इस स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में आपका जो भी गिल्स होता है वो हट जाता है, यानी कि वो लोग अब लंग्स से सांस लेने लगते हैं, ठीक है, इस स्टेज में। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हैबिट्स है वहाँ पे डिफरेंसेस आया है, और जो भी इनका अंदर का जो सिस्टम है वहाँ पे भी डिफरेंसेस आया है। उसके बाद क्या होता है कि जो ये टेल होता है वो डिटैच होना शुरू, मतलब कि अंदर जाना शुरू हो जाता है, ठीक है। और लास्ट में क्या होता है कि जो ओरिजिनल फ्रॉग होता है, जैसे हम लोग देखते हैं बिना टेल का, वैसा हम लोग के सामने आ जाता है। इसको हम लोग एम्फीबियस एनिमल्स बोलते हैं, ठीक है। एम्फीबियस एनिमल्स बोलते हैं क्योंकि ये जो है वो वाटर में भी रह सकते हैं और लैंड पर भी, तो दोनों जगह जो रहते हैं उनको हम लोग एम्फीबियस एनिमल्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि इनके पास जो टैडपोल्स होते हैं उनके पास एक गिल्स होता है, एक टेल होता है, और उसके साथ साथ एक सर्कुलर
माउथ होता है, ठीक है, छोटा सर्कुलर माउथ होता है टैडपोल के पास। टैडपोल तब तक ग्रो करते रहते हैं जब तक मेटामॉर्फोसिस चलता रहता है, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस में सबसे पहले क्या होता है कि उनका हिंग जॉइंट यानी कि जो हिंग जॉइंट नहीं, हिंग लेग यानी कि जो पीछे वाला लेग होता है वो सबसे पहले आता है। उसके बाद उसका जो आगे का लेग होता है वो आता है। उसके बाद क्या होता है कि वो सब धीरे धीरे अब स्विम करना शुरू कर देते हैं यानी कि तैरना शुरू कर देते हैं, और उसके साथ साथ पानी में ब्रीदिंग करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ब्रीदिंग करने का मतलब कि वो लोग अपने लंग्स से ब्रीदिंग करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद कि जो उनका इंटेस्टाइन होता है वो छोटा हो जाता है। छोटा इसलिए हो जाता है क्योंकि उनको कार्निवोरस डाइट को खाना रहता है, ठीक है। पहले वो लोग कार्निवोरस डाइट नहीं खाते हैं, लेकिन बाद में उनको कार्निवोरस डाइट को खाना रहता है यानी कि जो मांस वाले होते हैं जैसे कि इंसेक्ट्स हो गए, इन सबको खाना रहता है, इसीलिए उनका इंटेस्टाइन छोटा हो जाता है। जो भी कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं उनका इंटेस्टाइन छोटा ही रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो टेल होता है वो बॉडी के द्वारा एब्जॉर्व कर लिया जाता है यानी कि जो टेल होता है वो अंदर चला जाता है मेटामॉर्फोसिस के दौरान, और उसके बाद टेल जो है वो हट जाता है। उसके बाद ओरिजिनल फ्रॉग जो होता है जिसके पास टेल नहीं होता वो हम लोग के सामने देखने को मिलता है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आशा करता हूँ कि आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा, दोनों पार्ट से इसका, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय।